के बताओ आप लोग। इधर 5, तो मतलब पेरेंट चेन आपकी इधर बनेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन दे रहा है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। अब जब आप इसको पेरेंट चेन ले रहे हो, यस बेटा, लेकिन सर हम तो सर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं ना हर बार, तो सर अगर हम लोग प्रॉपर सर लेफ्ट टू राइट जाएंगे सर विदाउट काउंटिंग द फंक्शनल ग्रुप्स, तो फिर सर ज्यादा लंबी चेन नहीं बनेगी। अब फिर भूल गया मैंने क्या बोला था कि जब आप फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं कंपाउंड में, तो आपको फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करते हुए पेरेंट चेन बनानी होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर। तो मैंने सर ये देखो लास्ट क्लास में गलती भी कर मैंने दी बार सर इस बारे में। नहीं, आपको देखो पूरे लास्ट क्लास में मैंने यही बात बताई कि जब आपके स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो मैंने पहले ही क्या बोला था कि आपको सेलेक्ट करनी है पेरेंट चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, ठीक है, वेदर दे आर लॉन्गेस्ट और नॉट, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन लार्जेस्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनको इंक्लूड करते हुए बनानी है। तो इसलिए हम ये पेरेंट चेन लेंगे। अब ये जब हम पेरेंट चेन लेंगे तो यहाँ पर देखो आपके जो इस पेरेंट चेन से बाहर जा रहा है वो ब्रांच है, जैसे ये ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया। लेकिन अब देखो ब्रांच भी दो तरह की होती है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में होता है कि जहां पर ब्रांच के कार्बन एटम सारे एक लाइन में अरेंज होते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन, यहाँ पर देखो आपके 3 कार्बन है, बट दे आर नॉट अरेंज इन द सेम लाइन। इसका मतलब 2 ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहा है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये आपके ब्रांच की ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हुआ फिर ये भी ब्रांच हो गया, तो इसको हम लोग एक मानेंगे मेन ब्रांच और एक मानेंगे सब ब्रांच। तो मेन ब्रांच के साथ अगर सब ब्रांच लग जाती है तो वही कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो जाता है, जिसकी नेमिंग हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखी थी। यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी हमने देखी थी। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया, पहली बात है। ये आपका सिंपल ब्रांच हुआ, सिंपल ब्रांच ये हो गया मिथाइल। अब इसका नाम क्या लोगे? पहले ब्रांच हम नेम सोचे, क्योंकि पहले तो ब्रांच की नेमिंग होती है ना। ये मिथाइल हो गया। अब इसमें देखो, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी कार्बन की नंबरिंग की जाती है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेंट चेन साइड। पेरेंट चेन ये है ना, इससे लिंक जो कार्बन होगा ये 1 होगा। अब 1 के बाद ये 2 हो सकता है या ये 2, तो ये 2। तो मेन ब्रांच आपकी 2 कार्बन की हुई, इसकी नेमिंग इथाइल। कैसे करी, मतलब फिर और से बताना ब्रांच वाले की। कॉम्प्लेक्स ब्रांच होता है तो बेटा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी नंबरिंग की जाती है, बट नंबरिंग हमेशा हम पेरेंट चेन के साथ, पेरेंट चेन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पेरेंट चेन है ना, यहाँ पर ये लिंक है, तो पेरेंट चेन से जो लिंक कार्बन होता है वो 1 होता है। अब 1 के बाद यहाँ से लॉन्गेस्ट बनाओ, तो या तो इधर जाएगा तो ये 1 2 होगा, या इधर जाएगा तो 1 2, दोनों तरफ सेम है, तो किसी भी तरफ ले लो। तो ये 2 कार्बन की मेन ब्रांच हो गई, और ये 1 कार्बन की सब ब्रांच हुई। तो सब ब्रांच को हम मिथाइल कहेंगे, और मेन ब्रांच को 2 कार्बन है तो इथाइल कहेंगे। तो पूरा नाम क्या बनेगा इसका? देखो, अगर ब्रांच के साथ ब्रांच होता है तो पहले सब ब्रांच का नेम लिया जाता है, उसके बाद मेन ब्रांच का। तो मिथाइल इथाइल, और सब ब्रांच की लोकेंट फिर यहाँ पर दोगे, तो 1 मिथाइल इथाइल। अब ये 1 मिथाइल इथाइल तो इस पूरे का नाम हुआ। अब ये इथाइल है और ये मिथाइल है तो अल्फाबेट के लिए पहले इथाइल आएगा, मतलब पहले इसका आएगा नाम। अब इसमें नंबरिंग करोगे पेरेंट चेन में, तो चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहीं के इसी के कार्बन से नंबर 1 स्टार्ट होगा। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5। तो इसका नाम आप क्या लेंगे? 2, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, 2 पहले मेन चेन का लोकेंट। और चूंकि मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेम जो है स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर हाइफन दूसरी ब्रांच 4 मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड। ओइक एसिड तो पेंट प्लस एन और प्लस ओइक किया हमने, तो पेंटेनोइक एसिड, ये पूरा नाम बना इसका। यस बेटा, समझ में आ गया? ठीक यहां पर भी करना है, बट यहां पर देखो आपका फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो मतलब ये दोनों पेरेंट चेन में आना चाहिए। तो अब इन दोनों को इंक्लूड करके लॉन्गर चेन बनाओगे तो ये देखो 1 2 3 4
5 6 जाए इधर, या 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब ये आएगा पैरेंट चेन। अब आप सोचो कि टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, इसको इंक्लूड करके, क्योंकि नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम क्या होगा, 7 है तो रूट वर्ड क्या बनेगा, हेप्ट, और डबल बॉन्ड आ गया तो हेप्ट 3 इन 1 एमाइड। ये तो पैरेंट नेम हुआ, पर यहाँ पर ब्रांच भी है, ये 2 कार्बन की इथाइल और ये 1 कार्बन की मिथाइल। पहले इथाइल आएगा तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्ट 3 इन 1 एमाइड। क्लियर है? Yes, sir. 4 ethyl 2 methyl हेप्ट 3 इनमें देखो लास्ट ड्रॉप हो जाएगा 1 एमाइड, ये नाम होगा इसका। 2 मिथाइल कैसे आया? 2 पर 1 कार्बन है ना, तो मिथाइल हो जाएगा और ये इथाइल हो अच्छा, जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक वर्कशीट रुको मैं डाल दूंगा कल। अभी तक जो हमने किया है नॉमेनक्लेचर का, एक और मैं और ये ध्यान देना, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर आपको कंडेंस फॉर्म में दिए जाते हैं। जैसे ये देखो कंडेंस फॉर्म में दिया मैंने नॉमेनक्लेचर के लिए, नेमिंग करने के लिए, CH3 ट्वाइस CH3 या C2H5 लिखा हुआ है, सॉरी CH2 CH3, ये आपको दिया हुआ है नेमिंग करने के लिए। जैसे आपने प्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि कंपाउंड को फॉर्मूला से जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप बनाए थे हमने। आपको याद होगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने ऑर्गेनिक पढ़े स्टार्ट किया था, डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्डलाइन फॉर्मूला और पॉलीगन फॉर्मूला। यस। तो उसमें देखो कंडेंस फॉर्मूला में ही क्या होता है, एक और टाइप बनता है जिसको कहा जाता है सुपर कंडेंस। एक तो होता है कंडेंस, कंडेंस में सिंपल होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं शो किए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड नहीं शो किए जाते हैं। सुपर कंडेंस में क्या होता है कि कहीं पर कुछ आइडेंटिकल जब ग्रुप होते हैं तो उनको कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन जैसे ये देखो CH3 ट्वाइस, इसका मतलब इस कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लिंक है। और ये देखो आपको इस तरह से जब लिखा जाता है, जैसे CH के आगे ब्रैकेट में C2H5 लिखा, तो जिसके आगे ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब ये ब्रांच है इसकी, ये साइड में है। तो कई बार कंपाउंड को इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग सुपर कंडेंस फॉर्मूला या मोर कंडेंस। एक होता है सिंपल कंडेंस, एक होता है मोर कंडेंस। अब मैं इसी को, ये मोर कंडेंस है, अब इसको सिंपल कंडेंस में जब लाऊंगा तो यहां पर देखो ये ट्वाइस का मतलब 2 CH3 और ये 2 CH3 किस पे लिंक है, CH पे। तो ये कंटिन्यूटी में ऐसे अगर आप लिखोगे 2 CH3 का मतलब ऐसे, तो ये गलत है, क्योंकि CH3 हमेशा एंड कार्बन होता है किसी भी चेन का। मिडिल में आपका CH2 आ सकता है या CH। सर आपने जो अभी बोला उसको रिपीट कर दोगे? वो क्या था, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। ये सर मोर कंडेंस, सुपर कंडेंस्ड पे यही सुपर कंडेंस है बेटा, जहां पर आइडेंटिकल ग्रुप को कंबाइंड मतलब समराइज करके लिखा हुआ रहता है। जैसे आप लिखते हो ना ए, तो आप कह देते हो कि A2 है या A² है, तो आपने ये क्या किया, इसको कंडेंस किया। ये आपका सिंपल कंडेंस है, ये आपका मोर कंडेंस हो गया। तो वही चीज है यहाँ पर भी होता है फॉर्मूले में, कि कई बार कुछ एल्काइल ग्रुप जब रिपीटेशन में होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं, तो उनको कंडेंस से मोर कंडेंस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ये देखो लिखा है CH3 ट्वाइस CH, इसका मतलब इस CH पे 2 CH3 लिंक है, पर ये 2 CH3 कंटिन्यूटी में नहीं होंगे, क्योंकि CH3 हमेशा चेन का एंड कार्बन होता है। क्योंकि एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन का मतलब एक कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर देखो एक इधर भी बॉन्ड बन गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो CH3 ट्वाइस अगर है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका मतलब ये अलग अलग एंड पॉइंट हो जाएंगे इस तरह से।
ये CH3 पे ये दो अलग अलग CH3 ग्रुप लगे, इस तरह से लिंक करना है है। दो अलग अलग तरीके से। हाँ, दो अलग अलग ग्रुप होंगे, ये कंटिन्यूटी में नहीं लेना है। दूसरा जैसे ये देखो CH पर ये देखो ये C2H5 है, तो C2H5 को एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंशन कहा जाता है, CH2CH3। अब जब तक आप इसको इस तरह से कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप इसकी नेमिंग नहीं कर पाओगे। तो कई बार होता है कि आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है वो मोर या सुपर कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, तभी आप नेमिंग कर पाओगे प्रॉपर वे में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब इसकी नेमिंग आप कर सकते हो। अब ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, आप ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, 5 ये, तो आप इसी को ले लो, ये पेरेंट चेन हो गई। अब ये दोनों ब्रांच हो गई आपकी। अब तो बहुत आसान है, C2H5 नंबरिंग सर हम हमने एक बार में क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन है क्योंकि मे बी ये लॉन्गेस्ट में अगर आप C2 लिखते तो ये कंडेंस किया हुआ है इसको। अगर मान लो कि ये दो होता है, इधर एक होता तो फिर तो लॉन्गर इधर लेना होता ना, तो फिर आपको अलग अलग कार्बन चाहिए ना। C2H5 भी क्या है, दो कार्बन को कंडेंस दो किया हुआ है। कार्बन को। तो यहाँ हाँ, तो यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जैसे इस तरह से अगर दिया हुआ है तो आप उसको एक्सपेंड कैसे करोगे। तो ये एक्सपेंशन के लिए कुछ आपको बता देता हूँ कि कैसे आप एक्सपेंड करोगे अगर इस तरह से मिल जाता है। तो देखो अगर आपको CH3 ट्वाइस दिया हुआ है, CH, ये मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर वाइज दे रहा हूं, तो इसको एक्सपेंड कैसे करना है जो मैंने बताया तरीका, CH3 CH CH3 ऐसे, क्योंकि जब तक एक्सपेंशन नहीं करोगे आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। इसी तरह अगर दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस C ऐसे, तो इसका एक्सपेंशन देखो इस तरह से करना है। इसका मतलब 3 CH3 ग्रुप आपके से, हाँ, ये 3 साइड से 3 CH3 ग्रुप लिंक होंगे। अगर आपको दिया हुआ है C2H5 इस तरह से, तो इसको एक्सपेंड करना है कंटिन्यूटी में CH2 CH3, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन पॉइंट है। अगर कहीं जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर विथ इन द चेन में आपको ब्रैकेट करके कोई ग्रुप लिखा हुआ है तो उसको ब्रांच में लेना है। अगर ब्रैकेट में कोई चीज दिया हुआ है, आपको मान लो यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो इसको एक्सपेंशन में जब आप लोगे तो इसको साइड में करके लेना। आप जो भी यहाँ पर कार्बन होगा उससे लिंक, मान लो कि आपका CH3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये साइड चेन है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिगार्डिंग एक्सपेंशन में याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दिया रहता है, इस तरह से दे देते हैं, तो वहां पर जब तक आप इसको एक्सपेंड नहीं करोगे आप प्रॉपर नेमिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो ये एक पॉइंट था जो मुझे डिस्कस करना था। और तो हमने कर लिया था, फंक्शन ग्रुप की नेमिंग हमने कर ली थी। आज एक्चुअली हमें करना है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। आज आपको डिस्कस करना है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। देखो पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। वैसे इसके लास्ट पहले भी वाला आपने बताओगे, वो फंक्शन, आपने जो करा है C वाला, वो CH3 वाला लास्ट बिल्कुल। इसमें मैंने बताया कि अगर विथ इन कार्बन चेन अगर कोई ग्रुप लिखा हुआ है जैसे CH3 या पीछे स्ट्रक्चर में C2H5 लिखा हुआ था, कि अगर आपको फॉर्मूला में कुछ चीज ऐसे ब्रैकेट में करके लिखी हुई है विथ इन द चेन में, तो इसका मतलब कि वो आपकी साइड चेन है। जैसे ऊपर देखो मैंने दिखाया ना कि CH के बाद लिखा हुआ था C2H5 ब्रैकेट में, तो इसको हमने क्या किया, एक्सपेंशन में इसको साइड में लिया। ओके सर। ठीक है, तो अब देखो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। इसके पहले जो हमने कंपाउंड लिए उनमें सिंगल फंक्शन ग्रुप था, ठीक है। पॉली का मतलब कि जहां पर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का मीनिंग ये हुआ कि योर कंपाउंड कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। और रिमेंबर इसमें मल्टीपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल को भी हम एक फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं। तो अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप को हम
प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कंसीडर करते हैं, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए आप सफिक्स यूज करते हो। जो सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शन ग्रुप का, रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स जो लगाते हो, तो वो आप हमेशा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के लिए, यानी जो भी जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं उनमें से एक फंक्शन ग्रुप जो होगा दैट विल कंसीडर एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो पॉली फंक्शन का ग्रुप कंपाउंड मतलब कंटेन मोर देन वन फंक्शनल, वन से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स, एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है, तो उसमें से वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप is taken as principal functional group। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप उसको हम लेते हैं, ठीक है। उनमें से एक फंक्शन ग्रुप को आप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कंसीडर करोगे, ठीक है, एंड दैट विल यूजेस एंड इट यूजेस secondary suffix, while other functional group ठीक है, जो बाकी फंक्शन ग्रुप होंगे जिनको हम लोग लेते हैं एज सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप, जैसे एक प्रिंसिपल हुआ, अब बाकी जो हो गए वो सेकेंडरी हो गए, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप आर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूटेंट। अब उनको देखो, उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उनको हम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूटेंट की तरह, ठीक है, एंड दे यूजेस या दे आर इंडिकेटेड या यूजेस बाय प्रीफिक्स। तो एक फंक्शन ग्रुप जो होगा उनमें से सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कंसीडर करेंगे और उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। बाकी फंक्शन ग्रुप जो होगा जिनको हम सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप मान के चलेंगे, एंड दे विल ट्रीटेड एज ए ब्रांच। सब्स्टिट्यूटेंट मींस ब्रांच। जैसे अभी इसके पहले आप ब्रांच यूज कर रहे थे, वो एल्काइल ग्रुप्स थे, मिथाइल, इथाइल, दे आर द सब्स्टिट्यूटेंट, और उनको आप एज ए प्रीफिक्स यूज कर रहे थे। तो अब बाकी फंक्शन ग्रुप भी जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएंगे एट पार विथ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और एल्काइल ग्रुप की तरह उनके लिए भी प्रीफिक्स यूज होगा, दे आर इंडिकेटेड बाय देयर प्रीफिक्स। अब उनका सफिक्स यूज नहीं होगा। क्लियर है बेटा ये पॉइंट आप लोगों को? यस सर। सर एग्जांपल देके दो कि सर। पॉली, हम एग्जांपल दे रहा हूं अभी, पहले पॉइंट तो समझ लो कि पॉली फंक्शन का मतलब जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है। तो ऐसे केस में एक फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कंसीडर होता है और उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है जो उसके लिए डिफाइंड है। और अदर फंक्शन ग्रुप जो है दे आर ट्रीटेड एज ए सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप एंड देयर ट्रीटमेंट इज जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूटेंट, यानी वो सब्स्टिट्यूटेंट की तरह ट्रीट होते हैं, ब्रांच की तरह। जैसे हमने एल्काइल ग्रुप यूज किया है एज ए ब्रांच, तो उसी तरह आपके बाकी फंक्शन ग्रुप भी अब ब्रांच की तरह कंसीडर होते हैं। तो अब उनका इंडिकेशन आप सफिक्स से नहीं प्रीफिक्स से करते हो। ये पॉइंट था। जैसे आप देखो, लेकिन उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस बेसिस पर आप एक पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लोगे और बाकी को आप सेकेंडरी लोगे। इसका मतलब कि यहाँ पर फंक्शन ग्रुप की एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनेगी, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सीनियरिटी के बेसिस पर जो सबसे ज्यादा सीनियर प्रायोरिटी होगी जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी जिस फंक्शन ग्रुप की, उसको आप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लोगे, और जो रिमाइंडर होंगे जिनकी प्रायोरिटी उससे लोअर होगी वो सारे सेकेंडरी बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रायोरिटी ऑर्डर पहले बनाना होगा डिफरेंट फंक्शन ग्रुप की। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जो भी हमने फंक्शन ग्रुप किए हैं
तो उनकी एक प्रायोरिटी सर ऑर्डर अगर बना जैसे दें। कि सर अगर 2 हुए तो सर हम दोनों को सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। देखो 2 है, अगर 2 है तो एक प्रिंसिपल होगा, एक सेकेंडरी हो जाएगा। अगर 3 है तो उसमें से एक प्रिंसिपल होगा और बाकी 2 सेकेंडरी हो जाएंगे। ओके सर। एक ही आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा ना, और वो कौन होगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे हायर होगी। उन तीनों में। ठीक है, हाँ, मतलब जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं उनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी वही आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, और बाकी फिर आपके सेकेंडरी हो जाएंगे। तो ये हम पहले प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लें। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब हाई से लो की तरफ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। अब देखो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, सबसे हाईएस्ट। हालांकि यहाँ पर 2 चीजें होंगी, एक COOH भी आता है और एक ये SO3H आता है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एम्बिगुअस पोजीशन है। कुछ बुक में देखोगे इसको हाईएस्ट लिया है, इसको इसके बाद लिया है, कुछ में इसको हायर लिया हुआ है इसके बाद, यानी ये फर्स्ट सेकंड का जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पर मैंने बताया कि आपको एक्चुअली ये कभी भी इसके साथ आएगा ही नहीं, तो आप दोनों को एट पार में लेके चलो। ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आ जाएगा यानी एसिड और सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफरेंट बुक में इनका ऑर्डर अलग अलग लिया है। कुछ बुक में ये 1 है, ये 2 है, कुछ बुक में ये 1 है, ये 2 है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत जाओ, आप दोनों को ऐड पार लो, क्योंकि ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ये तय है। तो इसलिए जो आया वही सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद आपको लेना है COOR, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आप पहचान गए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पर आपका आएगा एसिड क्लोराइड COCl। फॉर्मूला से आइडेंटिफाई कर लोगे ना फंक्शन ग्रुप को, या लिखना पड़ेगा? सर आपकी मर्जी है। ये मेरी मर्जी नहीं है बेटा, आपकी मर्जी है। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो सर लिख दो ये फिर तो साइड में। ये तो पता लग गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस सर। और ये सल्फोनिक एसिड है, ये आपका एस्टर हो गया। इसको कहा जाता है एसिड क्लोराइड। ये थर्ड प्रायोरिटी पर आएगा। ठीक है, फोर्थ पर आएगा आपका एसिड क्लोराइड के बाद एमाइड आएगा, CONH2। एमाइड फंक्शन ग्रुप होगा। एमाइड के बाद फिफ्थ प्रायोरिटी पर आपका आ जाएगा नाइट्राइल, CN। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नाइट्राइल के बाद आपका आएगा अल्डिहाइड, CHO। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद आएगा आपका कीटोन, दैट इज CO, कीटोन। इसके बाद आएगा अल्कोहल, OH। ठीक है, अल्कोहल के बाद आपका आएगा एमीन, 9th पे, NH2 एमीन। इसके बाद आएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद देखो आपका ट्रिपल बॉन्ड। और 12 नंबर पर अब आप क्या होंगे, जैसे ये R एल्काइल ग्रुप हो गया, एल्काइल, एक मिनट बेटा, एल्काइल हो गया, एल्कॉक्सी हो गया जो ईथर वाला ग्रुप था आपका, हैलोजेंस हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले, और नाइट्रो। ये मैंने देखो एक साथ लिखा है, मतलब ये सारे एक लेवल पर है। ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। सर अगर एक कंपाउंड में सर क्लोरीन भी है एंड सर एक पॉइंट पे सर आयोडीन भी है, तो हम वो लोग तो हो सर गया, दोनों को साथ में लिखेंगे क्या? मतलब
नहीं नहीं बेटा, अलग नहीं, वो तो आपका देखो, पहली बात है कि लोएस्ट प्रायोरिटी है, इनको तो ऑलवेज हम सब्स्टिट्यूटेंट फॉर्म में ही लेते हैं, इनके लिए ऑलवेज प्रीफिक्स ही लगता है, ये इनके लिए ऑलवेज प्रीफिक्स ओनली होता है। पर अगर मान लो फ्लोरीन या सपोज करो कि क्लोरीन और आयोडीन एक साथ आ रहे हैं, तो अगर सेम प्रायोरिटी के दो ग्रुप आ रहे हैं एक साथ, तब वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग होगी, नंबरिंग भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। ओके सर। ये मैंने आप लोगों को एक बार दिखाया भी था जब हैलोजन नंबर कर हाँ रहे जी थे सर। कि एक तरफ Br है और यहाँ पर Cl है। अब देखो दोनों सेम प्रायोरिटी पर है, तो किधर से स्टार्ट करें नंबरिंग? तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, Br पहले आएगा ब्रोमो, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपिन। पर ये अलग अलग नहीं है ना, ये एक्चुअली एक ही प्रायोरिटी के ग्रुप है। यहाँ पर था कि जब आप डिफरेंट प्रायोरिटी वाले फंक्शन ग्रुप आ जाए, तो इसको हम पॉलीफंक्शनल नहीं कह सकते। पॉलीफंक्शन तो ये होगा ना कि जब अलग अलग डिफरेंट प्रायोरिटी वाले फंक्शन ग्रुप आ जाए। यस बेटा, तो ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर है। इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर आपको देखना है, जज करना है कि आपके कंपाउंड में जो फंक्शन ग्रुप है उनमें किसकी प्रायोरिटी हायर है। जैसे आपको देखो एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मुझे दिया गया है CH3 CH और यहाँ पर OH लगा हुआ है। अब देखो CH2 COOH। अब क्लियर देखो आपके ये पॉलीफंक्शन हुआ क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो गए तो वही पॉलीफंक्शनल हो गया। अब ऐसे केस में क्या होता है कि इनमें जिसकी प्रायोरिटी हायर है, तो ये देखो, तो ये तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो इसका मतलब ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा, ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, और ये एज ए सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो गया। जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होते हैं वो एज ए ब्रांच ट्रीट होते हैं, तो उनका इंडिकेशन जो है नेम में, जब आप नेम में उनको इंडिकेट करोगे तो प्रीफिक्स फॉर्म में इंडिकेट होंगे, और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो होगा ये आपका सफिक्स से इंडिकेट होगा, यानी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, और इसका इंडिकेशन आप प्रीफिक्स से करोगे। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो आपको इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर देखना है कि किसकी प्रायोरिटी हायर है। जिसकी प्रायोरिटी हायर है उसको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कंसीडर करना है, रेस्ट को सेकेंडरी, और सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप जो है प्रीफिक्स से इंडिकेट होंगे। अब देखो OH का आपने प्रीफिक्स तो किया ही नहीं है यूज, आपने सफिक्स यूज किया है। इसका मतलब कि जितने हमने फंक्शन ग्रुप के लिए सफिक्स यूज किया है, अब उनके हमें प्रीफिक्स भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उनके हम प्रीफिक्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बन जाते हैं तो उनका सफिक्स यूज नहीं होगा। जैसे OH के लिए आपने सफिक्स यूज किया, पर कब? जब OH हाईएस्ट प्रायोरिटी का है या सिंगल फंक्शन ग्रुप है, तब इसका सफिक्स यूज होता है ऑल। पर जब ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप फॉर्म में आ जाएगा, यानी अगर ये कंपाउंड में सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बन जाता है, तो ऐसे केस में आप इसके लिए ऑल यूज नहीं करोगे, क्योंकि ऑल तो इसका सफिक्स है। अब हम इसके लिए प्रीफिक्स कंसीडर करना होगा। जैसे यहां पर देखो इसके लिए प्रीफिक्स कंसीडर होगा। तो अब हम उसी टेबल को मैं जा रहा हूं जो हमने टेबल, अगर आपको याद होगा मैंने एक टेबल बनाई थी। अब उसी टेबल में जैसे याद होगा कि मैंने फंक्शन ग्रुप का एक टेबल बनाया था आपको, ये कुछ दिनों जब हमने फंक्शन ग्रुप की स्टार्टिंग की थी, तो ये दो कॉलम मैंने बनाए थे। एक के केस में कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था, तो इसी ब्लैंक कॉलम में आपको इनके प्रीफिक्स कंसीडर करने होंगे, लिखने होंगे कि भाई प्रीफिक्स इनका क्या होगा। तो मैं इसी को यूज कर रहा हूं। देखो कुछ फंक्शन ग्रुप जो है हाइड्रोजन, नाइट्रो, ईथर, ईथर मतलब वही एल्कोक्सी जो है, इनका तो प्रीफिक्स ही ऑलवेज होता है, क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट ब्रांच लेवल पर ही होती है। हालांकि यह फंक्शन ग्रुप है, बट बाकी के लिए आपने सफिक्स यूज किए थे, अब इन्हीं का आपको प्रीफिक्स यूज करना है। पर दो के लिए आपको प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन से हैं जो जिनके लिए प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? जो बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पर है। हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, इन दोनों के लिए बनाए गए हैं प्रीफिक्स, पर जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों इनको लर्न करें। तो इनके लिए हम प्रीफिक्स वाला जो कॉलम है उसको हम ब्लैंक कर देते हैं।
क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बाकी की अब जरूरत पड़ेगी। अब जैसे देखो अल्कोहल, ऑल है, ऑल इसका सफिक्स है। ऑल कब यूज होगा? जब ये सिंगल फंक्शन ग्रुप है कंपाउंड में, या ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तब आप इसके लिए ऑल यूज करोगे। लेकिन अगर ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होगा तो उस केस में इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। अब देखो डैश में इधर डाल रहा हूं, अब इसका देखो हाइड्रोक्सी हुआ। उसी तरह अल्डिहाइड अल, इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। कीटोन, इसका प्रीफिक्स होता है कीटो या ऑक्सो, दोनों चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जरूरत नहीं है। अब आ जाओ एमाइड के लिए। एमाइड हो गया आपका CONS2, इसका देखो प्रीफिक्स होता है कार्बाइमोइल। कार्बाइमोइल, ये इसका प्रीफिक्स हुआ। और नाइट्राइल, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो, CYANO। ठीक है, इसी तरह स्टर, COO, स्टर के लिए होता है एल्कोक्सिक कार्बोनिल यूज होता है। एल्कोक्सिक कार्बोनिल कहा जाता है इसको, एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बा एल्कोक्सी भी कहा जाता है, कार्बा एल्कोक्सी। या मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा दोनों तरह से। उसी तरह एसिड क्लोराइड का होता है क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। एमाइन का एमिनो हो जाता है। यस बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। तो आपको इस तरह से एक पूरा टेबल बना लेना, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों तरफ लिख के, और ये एक टेबल जो है आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न हो जाता है यूज करते करते, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फिर आपको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। बट कुछ में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मैं थोड़ा सा रिजॉल्व कर दूं। देखो एसिड के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, स्टर का जो प्रीफिक्स लिया हुआ है, स्टर के लिए, स्टर का देखो जनरल फॉर्मूला होता है COOR, और इसका प्रीफिक्स आप यूज क्या कर रहे हो? या तो कह रहे हो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये प्रीफिक्स हम ले रहे हैं, या कार्बा एल्कोक्सी, कार्बा एल्कोक्सी। अब इसमें चूंकि एल्कोक्सी ये जनरल है, यहाँ R के जगह पर कोई ना कोई कार्बन आएगा, CH3 C2H5, तो ये कैसे लिखोगे यही मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखो आपका क्या होगा, मान लो आया COOCH3 है, ये आपका सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बनता है। तो इसमें देखो ये R की जगह मिथाइल है, तो एल्कोक्सी की जगह क्या लिखोगे? मिथॉक्सी कार्बोनिल, क्योंकि CH3 आ गया तो मेथ आ गया, तो मिथॉक्सी कार्बोनिल आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कार्बा मिथॉक्सी, कार्बा मिथॉक्सी। अब क्लियर है बेटा? मान लो अगर आ गया ये एज ए सेकेंडरी, अगर है प्राइमरी होगा तब तो OH लगता है, COOC2H5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इथॉक्सी कार्बोनिल, या आप लिख सकते हो और कार्बा इथॉक्सी। इसी में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए आपको मैंने ये अलग से करके दिखाया। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, ये इसका चूंकि अलग था इसीलिए मैंने बताया, चूंकि इसमें जनरल दिया हुआ है प्रीफिक्स, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी का तो नॉर्मल है, जैसे आपका देखो COCl का क्लोरोकार्बोनिल करना है, जो ऑयल क्लोराइड लगता था वो सफिक्स था। अगर ये ब्रांच होगा तो इसको हम कहेंगे क्लोरोकार्बोनिल, इसको हम कार्बोएमाइल कहेंगे, इसको साइनो,
इसको फॉर्माइल, इसको कीटो या ऑक्सो, इसका हाइड्रोक्सी, इसका एमिनो, और इनका तो होता ही नहीं है, इनका तो सफिक्स होता है। ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए बस, और इनके लिए तो प्रीफिक्स पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनका होता है ये इन सब का प्रीफिक्स ओनली। तो अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि देखो कंपाउंड की नेमिंग के जो बेसिक रूल है वो वही रहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोएस्ट लोकेंट, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट, जो 3 आपके बेसिक रूल है। बट ये हर सेक्शन में थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर भी मॉडिफाई होगा कि आप उनमें से सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब आपको जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से लेनी है जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करे। ठीक है, ये आप ये कह सकते हो कि सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में पैरेंट चेन इज सेलेक्टेड इन सच ए मैनर कि इट विल इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। यानी पहला काम होगा कि आपकी पैरेंट चेन आपको इस तरह से बनानी है कि पैरेंट चेन should include maximum number of functional group and functional groups and multiple bond, अगर मल्टीपल बॉन्ड वहां प्रेजेंट है तो पैरेंट चेन आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि पैरेंट चेन इस तरह से होनी चाहिए, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आप सिलेक्ट करोगे कि उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। ठीक है, पहला स्टेप तो आपको ये होगा, सॉरी फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डिटरमाइन करना है। उसके बाद पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे फंक्शन ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है नंबरिंग करना पैरेंट चेन में। तो देखो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट रूल में प्रेफरेंस दी जाती है। तो ड्यूरिंग द नंबरिंग आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है। यानी कोशिश ये करनी है कि उस साइड से हम नंबरिंग करें जिधर से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लोअर नंबर एक्वायर कर रहा हो। तो पहला आपका प्रायोरिटी होगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का, जैसे लेफ्ट और राइट आप दोनों साइड से नंबरिंग करके देखो कि किधर से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोअर नंबर मिल रहा है। उसके बाद डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, इसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो उसकी भी देखनी है हमें प्रायोरिटी, और तब लास्ट में होती है सब्स्टिट्यूटेंट यानी ब्रांचेज की। ये नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं तो फिर हमें ज्यादा क्लियर होगा। यस बेटा, एग्जांपल करें। यस सर। चलो फिर अब एग्जांपल लेते हैं। तो देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, CS2 डबल बॉन्ड CS3, सॉरी CS2 CS3 ये दिया हुआ है। CS2 डबल बॉन्ड C के नीचे आपके दो ग्रुप लगे हुए हैं CS2 CS3, इसके बाद है CH पर OH लगा है, फिर ये लगा है CH, यहां पर लगा है देखो आपका CHO, और यहां पर लगा है आपका CS3। अब यहां पर देखो क्या क्या आ रहा है, दो फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, अल्डिहाइड, अल्कोहल और ये डबल बॉन्ड, जो कि मल्टीपल बॉन्ड को भी हम फंक्शन ग्रुप कंसीडर करते हैं। अब इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, अल्डिहाइड की, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्डिहाइड पहले आता है। हाँ, ये देखो आपके सामने अल्डिहाइड देखो पहले आ रहा है, अल्डिहाइड के बाद अल्कोहल आ रहा है, पहले अल्डिहाइड फिर अल्कोहल, ये हाईएस्ट है प्रायोरिटी में। तो मतलब अल्डिहाइड आपका यहाँ पर, उसके बाद डबल बॉन्ड है। तो इन तीनों की पोजीशन में देखो अल्डिहाइड सबसे ऊपर है, तो अल्डिहाइड की प्रायोरिटी सबसे हाईयर होगी।
तो मतलब अल्डिहाइड आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा, अल्डिहाइड आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा और ये सेकेंडरी हो जाएगा। अब हमें पैरेंट चेन फॉर्म करनी है, तो मैंने क्या बताया था कि पैरेंट चेन सर में लेफ्ट की तरफ। फंक्शनल, हाँ तो देखो इसको इंक्लूड करोगे तो इसका मतलब चेन यहीं से शुरू होगी, तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर OH लिंक हो जाएगा इससे 4। अब 4 के बाद देखो इधर जाओगे तो 5 6, बट इधर 5 ही है, पर चूंकि अगर आप इधर जाते हो तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। रूल क्या है कि मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट। तो लॉन्गेस्ट तो ऐसे जाएगा, बट इस लॉन्गेस्ट होने में मल्टीपल बॉन्ड कवर नहीं हो रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, यानी इधर लेंगे। तो आपकी पैरेंट चेन कैसे बनेगी, ये क्लियर है बेटा? क्योंकि पैरेंट चेन में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड ये सारे इंक्लूड होने चाहिए, चाहे इसमें नंबर ऑफ कार्बन लोअर की ना हो जाए। सर डबल बॉन्ड आना क्योंकि चाहिए पहले। हाँ, मैंने पैरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप आने चाहिए। तो ये समझ में आया क्यों हमने इसको पैरेंट चेन लिया। अब यस इस सर। चेन से जो बाहर है वो आपका ब्रांच हो गया, जैसे ये एक हो गया एल्काइल ग्रुप, ये इथाइल हो गया 2 कार्बन का, ये मिथाइल हो गया। लेकिन यहाँ पर ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है, तो अब चूंकि इसकी प्रायोरिटी हायर है तो इसके लिए तो सफिक्स यूज होगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी को सफिक्स देते हैं और लोएस्ट प्रायोरिटी को प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब कि इसकी भी अब वैल्यू जो है वह इनके लेवल पर होगी, ब्रांच के लेवल पर। तो OH को यहाँ ऑल के फॉर्म में नहीं इंडिकेट करेंगे नेम में, हाइड्रोक्सी के फॉर्म में। तो अब एक तरह से ये तीनों ब्रांच है हमारी, ये मिथाइल, ये हाइड्रोक्सी और ये आपका इथाइल। अब पहले नंबरिंग की बात सोचे। हाँ, तो नंबरिंग तो हमेशा हम टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन से शुरू करते हैं, तो ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब एक से डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा, ये मिथाइल, ये हाइड्रोक्सी, ये इथाइल। तो पहले कौन आएगा, इथाइल ई, फिर हाइड्रोक्सी EH और M। तो पहले ये आएगा, उसके बाद ये, फिर ये। तो इसकी पोजीशन आप क्या लोगे, 4 इथाइल पहले, क्योंकि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट है तो देयर नेमिंग इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथाइल, मिथाइल और हाइड्रोक्सी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या बनेगा, पहले E, फिर H, फिर M। तो यानी पहले इथाइल, तो 4 इथाइल हाइफन 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 मिथाइल, और अब देखो ये टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो रूट वर्ड क्या हुआ, पेंट, और चूंकि यहां मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड 4 पे, तो 4 इन और 1 अल। क्लियर है बेटा ये नाम? यस सर। यस बेटा। प्रज्ञा, अर्पिता, यस सर। हरलीन, क्लियर? सर दोबारा बता दो एक बार। अरे बेटा ये आपने सुन नहीं रहे थे बेटा आप? सर मेरे यहाँ पे ना नेटवर्क आज पता नहीं गड़बड़ सा हो रहा है, तो बीच बीच में ना आवाज कट जा रही है आपकी। अरे बेटा थोड़ा ध्यान से सुन लो या रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये देखो एक ही एग्जाम्पल में हम फंसे रहेंगे, फिर थोड़ा ये भी ध्यान रखो। ये देखो आपका, देखो बेटा अल्डिहाइड है, OH है, मल्टीपल बॉन्ड है, सबसे हाईएस्ट इसकी प्रायोरिटी है, तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया। इसका मतलब ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हुआ, तो प्रिंसिपल के लिए सफिक्स लगाएंगे और सेकेंडरी के लिए प्रीफिक्स, क्योंकि सेकेंडरी जो होते हैं वो ब्रांच हो जाते हैं। अब जब पैरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो रूल क्या है कि पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। तो यहां से अगर हम चेन बनाएंगे तो 1 2 3 4 के बाद इधर 5 है, इधर क्या है 5 6 है, ये लॉन्गेस्ट जाएगी, बट चूंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा और रूल ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड आपके पैरेंट चेन में आना चाहिए, तो इसीलिए हम इधर 5 लेंगे। तो मतलब ये हमारी पैरेंट चेन होगी, ठीक है। तो अब ये पैरेंट चेन होगी, ये आपके तीनों ब्रांच हो गए, तो इसका अब नाम होगा हाइड्रोक्सी, ये इथाइल और ये मिथाइल।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम इनका बनाएंगे तो पहले इथाइल, फिर हाइड्रोक्सी, फिर मिथाइल। तो अब आप क्या करोगे, इस ऑर्डर में ही लिखोगे इसको कि 4 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट, क्योंकि टोटल 5 कार्बन है तो पेंट हो गया रूट वर्ड। उसके बाद पहले प्राइमरी सफिक्स, चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो अब इन आएगा। इन किस पर है, 4 पे, तो 4 इन, और इनका लास्ट ही ड्रॉप कर देना है क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल सफिक्स ऐड होगा। तो इनका लास्ट ही ड्रॉप करके 1 पर अल लिख दिया, या सिंपल आप इन अल भी लिख सकते अल वाला क्यों आया? अच्छा, हो। अल्डिहाइड के लिए हाँ, सफिक्स क्या होता है? yes. ये आप एक काम करना, जो मैंने आपको टेबल दिखाया ना उस तरह का एक टेबल बना के पहले अपने सामने रख लेना, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी सभी के सफिक्स या प्रीफिक्स आपको पूरी तरह से याद नहीं है। एक होता है ना बिल्कुल जबान पे चढ़ा हुआ, वो अभी हुआ नहीं है, ये धीरे धीरे होगा। तो इसलिए एक बार एक टेबल जो है अलग पेज पर बना के रख लो और तब नेमिंग करना शुरू करो, ताकि बार बार आपको बैक पेज में नहीं जाना पड़े। सामने रहेगा तो तुरंत देख लिया कि इसका सफिक्स ये है और इसका प्रीफिक्स ये है, तो फिर आसानी होगी आपको। अब यहीं पे देखो आपका दिया हुआ है, जैसे CH3 CH CHO CO CH NH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब इस कंपाउंड के सोचो नेमिंग हमें करनी है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, अल्डिहाइड आ रहा है, कीटोन है, ये एमीन है, और ये C डबल बॉन्ड O OH, यानी ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें हाँ, तो सबसे वो वाला हाईएस्ट होगा। प्रायोरिटी, यानी ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये सभी सेकेंडरी बन जाएंगे। तो मतलब सभी के क्या यूज होंगे, सफिक्स प्रीफिक्स। तो अब देखो पहले पैरेंट चेन फॉर्म करो, ये इसी के कार्बन से शुरू होगा, 1 2 3 4। अब इसको 5 मत करना, या इसको 5 करेंगे या इधर 5 करेंगे। सर डुअल, सर वो डबल बॉन्ड तो सर उसमें आ रहा ना, सी, इसमें सी और ओ में नहीं प्रज्ञा, 4 के बाद 5 किधर ले जाएंगे, इस साइड में CH3 पे 5 लेंगे या इस पे 5 लेंगे। तो CHO में, क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप नीचे है। लेंगे सर, CHO में शायद से। फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये आपका 5 होगा। बट आप सर जब आपने फॉर्माइल कहा था कि सर फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं तो फिर क्या? नहीं समझे बेटा, इंक्लूड होने का मतलब कि ये उस पर लिंक होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब ये सेकेंडरी बन गया ना, तो इसका कार्बन आपके पेरेंट चेन में अब इंक्लूड नहीं होगा, ये एज ए होल ग्रुप के फॉर्म में, ब्रांच के फॉर्म में यहाँ पर काउंट होगा। तो इसीलिए 4 के बाद 5 यहाँ मत देना कि कार्बन है तो यहाँ 5 डाल दो, 5 इधर लेना आपको, इसका एज ए होल फॉर्माइल नाम है। जब देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर ब्रांच बन जाते हैं तो फिर उनके कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करना है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और भी थे, जैसे CN है, COOR है, COCl है, और कौन से थे, CONH2 है। अगर ये आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाते, ये मैं लिख भी देता हूं कि अगर ये सेकेंडरी हो गए, if they become secondary function group, then their carbon atom, their carbon is not counted in parent chain। अब याद रहेगा, अब तो याद रहेगा। फिर से बताना सर एक बार। जो भी कार्बन कंटेनिंग, यानी जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे ये आपको देखो लिस्ट मैंने दे दी कि अगर ये आपके प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं तो इनके कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करना है। जैसे ये देखो मैंने बताया कि 4 के बाद आप सोचोगे कि इसमें कार्बन है, इसको काउंट करेंगे हम, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। 4 के बाद 5 यहाँ ले लोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अगर ये प्राइमरी होगा तब ये काउंट होगा। अगर ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बन रहा है कंपाउंड में, तो इस केस में CHO का C को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब 4 के बाद 5 यहाँ नहीं, इधर आएगा। अब क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए देखो ये नोट बन के मैंने लिख भी दिया आपको
तो ये ध्यान रखना। अब कहोगे कि ये CO का तो काउंट हो रहा है, क्योंकि कीटोन जो होता है हमेशा विथ इन द चेन होता है, तो इसलिए ये तो हमेशा काउंट हो जाएगा, चाहे प्रिंसिपल हो या सेकेंडरी हो। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एसिड ग्रुप के लिए, इसके लिए आपका सफिक्स लगेगा जो रूट के बाद ऐड होगा, और बाकी सब के लिए प्रीफिक्स लगाएंगे। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे? 1 पर तो ओइक एसिड हो गया, 2 पर देखो ये एमिनो, ये कीटो या ऑक्सो, ये आपका फॉर्माइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाओ, फॉर्माइल, ऑक्सो और एमिनो, इनमें पहले कौन आएगा? ऑब्वियसली एमिनो, तो 2 एमिनो, 4 फॉर्माइल, 2 एमिनो, 4 फॉर्माइल, 3 कीटो या ऑक्सो भी लिख सकते हो, यहां पर जगह नहीं है मैं इसलिए नीचे करके लिख रहा हूं। टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। क्लियर है बेटा? यस बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर ऐसा ना हो कि लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी। मैं अपनी तरफ से पूरी एग्जांपल देकर आपको करा रहा हूं, लेकिन फिर भी देख लो कि अगर डाउट लग रहा है कोई भी नॉमेनक्लेचर जो अभी मैंने कराया। नहीं सर, क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है। एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको और ये जो पॉइंट हो थोड़ा डाउट हो। अब ध्यान से देखो ताकि ये पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, एसिड और नाइट्राइल। प्रायोरिटी इसकी हायर है, ये प्रिंसिपल हुआ, ये आपका सेकेंडरी हो गया। अब देखो सेकेंडरी हो गया तो इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा, मतलब यहाँ से जो काउंटिंग करोगे 1 2, अब 2 के बाद इधर 3 जाओ, चाहे इधर चाहे इधर। ये देखो इसको 4 मत करना, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, क्योंकि सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप का कार्बन जो है पैरेंट चेन में काउंट नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि बहुत आप लोग मिस्टेक से, बहुत लोग आप लोगों में ऐसा होगा कि जो इसके बाद इसको 4 कर दोगे और फिर लिखोगे 4 साइनो। अब ये सेकेंडरी है, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो अब इसका नाम सोचो क्या होगा, ये भी एज ए ब्रांच हो गया जैसे ये दोनों ब्रांच है, यानी पेरेंट आपका सिर्फ इतना ये पोर्शन हुआ। तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए, जरा सोच के बताओ मुझे। अब तो इतना कुछ करा दिया मैंने, अब थोड़ा सा अब अपना दिमाग बताओ। सर देखो नंबरिंग तो हाँ। डाइमिथाइल 2 पे 2 मिथाइल है ना, तो मिथाइल, और इसको हम क्या कहेंगे, साइनो। इसका प्रीफिक्स होता है साइनो। अब ऑब्वियसली ये साइनो है। हाँ बेटा। तो फिर सर पहले पहले फिर साइनो आएगा सर, अगर हम लोग अल्फाबेटिकली जाएंगे तो हाँ, फिर सर इसलिए 3 साइनो 2 मिथाइल, आई मीन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 2,2 हाँ हाँ 2 बार आ रहा है ना, 2 हाँ डाइमिथाइल डाइमिथाइल है, और फिर सर और फिर प्रोपेनोइक एसिड। यस बेटा, क्लियर है सबको? सर मैं अर्लीन, तो सर अर्पिता, कंफर्म कर रहा हूँ सर, हमने सर साइनो में सर 4 इसलिए नहीं दी क्योंकि सर वो पूरा एक फंक्शन ग्रुप। अरे ऊपर तो आपको देखो नोट लिखा ना मैंने हाँ सर कि मैं जब तो ये वही सेकेंडरी हो जाएगा, हाँ वो फॉलो करना है ना, इसीलिए तो 3 के बाद यहाँ 4 नहीं लिखा। अब यहीं पे देखो जरा ये, अब जरा देखो तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये CN है, CH3, CH3
मैंने सिर्फ फंक्शन ग्रुप चेंज किया, CH3 और अब देखो यहां पर मैंने ले लिया, सपोज करो CHO, ध्यान दो बेटा। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, CN और CHO। अब इसकी प्रायोरिटी हायर है, इसकी लोअर होगी, तो अब इसका कार्बन काउंट नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? Yes, अब sir. इसका कार्बन नहीं काउंट नहीं होगा, तो पेरेंट चेन में अब इसका देखो कार्बन पेरेंट चेन में लिया जाएगा 1 2 3 4 नहीं करोगे। तो फिर सर 1 साइनो 2 अब 3 बेटा 3 साइनो तो तब होता है ना जब ये सेकेंडरी है। अब इसका सफिक्स लगाओगे ना, 3 कार्बन का, yes sir, yes sir. तो क्या होता है नाइट्राइल, तो ये हुआ प्रोपेन नाइट्राइल, ये पेरेंट चेन बनी आपकी। नहीं अभी भी गलत है बेटा, 3 के बाद इधर 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये था ना 1 2 3, यहाँ पर तो ये 3 के बाद इधर जा सकता है, सॉरी 4 हो गए, क्योंकि इधर वाला कार्बन तो काउंट हो सकता है ना, ये या ये नहीं काउंट होगा। ठीक यस बेटा, क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर Yes, तो sir. दिक्कत थी ना कि ये ऊपर नीचे थे, यहीं से स्टार्ट करना था, तो ये 1 2 3 इधर जाता है चाहे इधर जाता है, बट इधर जाना चाहिए था क्योंकि इसको लिंक करना था। बट यहाँ पर तो 1 2 3 3 के बाद आप इधर नहीं जा सकते हो, इधर तो जा सकते हो ना, इधर और इधर, तो लॉन्गर Yes. चेन ये 4K बनेगी। तो यहाँ पर एक मिथाइल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, प्रीफिक्स फॉर्माइल। अब इसके लिए साइनो नहीं लगेगा, इसका सफिक्स यूज होगा। CN का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, तो यानी इसका पूरा नाम हुआ ब्यूटेन नाइट्राइल, और उसमें ये ब्रांच कर दो, तो ये फॉर्माइल ये मिथाइल, तो 3 फॉर्माइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, डैश 3 मिथाइल ब्यूटेनाइट्राइल। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो आपने देखा कि छोटे छोटे बहुत से नॉमेनक्लेचर में रूल है, और ये रूल आपको पता कैसे चलते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो, अलग अलग एग्जाम्पल लेते हो, तब आपको पता लगता है कि कहां पर कैसे मुझे ट्रीट करना है, कैसे उसको यूज करना है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि नॉमेनक्लेचर में मुझे टाइम लगता है, और तभी मैंने कल भी क्लास रखवाई थी कि बेटा नॉमेनक्लेचर मैं पूरे आराम से कराता हूँ, एक भी ऐसा चीज ना हो कि जो आपको पता ना हो, और इससे मतलब कि ऊपर कुछ भी आपको जरूरत नहीं है, अप टू कोई भी एंट्रेंस भी दे दोगे, यहां तक ही जरूरत है आपको रूल्स की जो मैं करा रहा हूँ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो हमारा पॉलीफंक्शनल भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मेनली हमें करना है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, वहां पर भी थोड़े से चेंजेस होंगे रूल में। और अब मैं क्या करूंगा, कल संभवतः आपको एक वर्कशीट डालूंगा नॉमेनक्लेचर पर, जितने हमने अभी तक किए हैं नॉमेनक्लेचर, जितने भी किए हैं उन सब का कंबाइन करके। तो एक तो है कि बेटा कि जितने मैंने आपको नोट्स में जितने नेमिंग के कंपाउंड किए, क्योंकि ये जब तक एक बार दो बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक ये रूल्स आपके दिमाग पे चढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले तो आप जो मैंने नेमिंग की हुई है एग्जांपल दे देकर पहले उनको आप समझो, उसके बाद आप बुक से या मैं जो वर्कशीट डालूंगा उससे आप फिर एक बार प्रैक्टिस करो, तो फिर देखो आपका हो जाएगा। Sir, पर ये थोड़ा टाइम लेता है। यस बेटा। सर क्या आप प्लीज एक वर्कशीट हाइड्रोकार्बन्स की भी भेज देंगे? वो मिक्स करके भेजूंगा ना मैं, तो उसमें सारे मैं उसी ऑर्डर में भेजूंगा जिस ऑर्डर में मैंने कराया है, यानी पहले हाइड्रोकार्बन्स का फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का, उसी ऑर्डर में करूंगा। आप टेंशन मत लो, वो आपको प्रॉपर सफिशिएंट भेज दूंगा मैं। ठीक है, एक पूरी शीट बना के भेज दूंगा, उसका आप लोग खुद करोगे, उसके बाद मैं आंसर अलग से डाल दूंगा। एंड सर जैसे सर एनसीईआरटी में सर ये 2 चैप्टर्स है सर, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सर एक हाइड्रोकार्बन्स, तो सर हमने तो सर कंबाइन करके दोनों ही कर लिए ना? नहीं, नॉमेनक्लेचर तो आप दोनों का, जो नॉमेनक्लेचर यहाँ पर आप कर रहे हो वही आगे भी यूज होगा। नॉमेनक्लेचर तो इसलिए पहले कराया जाता है ना कि ताकि आगे जब आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आपको नेमिंग करने एटलीस्ट आनी चाहिए, तभी जब कंपाउंड का नाम ही नहीं पता होगा तो प्रॉपर्टी कैसे याद करोगे। तो ये नेमिंग तो कॉमन हो गई ना, ये अप टू 12th तक के लिए आपका काम सर मैं करेगी।
नेमिंग की बात नहीं कर रही सर, जैसे हम हाँ। आज हमारी मैम ने सर फॉर्मेशन ऑफ एनकेज एनकाइन सब वो सब करा दिया है, तो सर मैं अब बेटा उसकी बात कर रही हूँ सर, आप नहीं, एक चीज उसकी वर्कशीट भी भेज दीजिएगा। किसकी बेटा वर्कशीट आप बात कर रहे हो? सर जो एक चैप्टर है सर एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन सर, जिसमें से सारी प्रिपरेशंस हैं, वो वाली वर्कशीट। आप उसमें एक काम करो, वर्कशीट तो उसकी बनाई नहीं है मैंने, बनानी पड़ेगी। आप एक काम करो, उसकी बैकएंड एक्सरसाइज की है प्रैक्टिस आपने? चलो सर मैं देखता हूँ कोई मैंने एक दो क्वेश्चंस किए हैं। पहले बेटा एनसीईआरटी वाली बैकएंड कर लो, मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? मैं चेक कर लूंगा, अगर पड़ी होगी तो मैं कोई सेट डाल दूंगा, ठीक है? तो बेटा आप थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पर आप लोग फोकस हो, क्योंकि अब इसके बाद हम एलिसाइक्लिक करेंगे अगली क्लास में, और एलिसाइक्लिक में जितने रूल आप करोगे वही ऑलमोस्ट एरोमेटिक में फॉलो होते हैं, तो मतलब एरोमेटिक में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब सर ये खत्म हो गया है। हाँ, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, उसके बाद नोमेनक्लेचर कंप्लीट है आपका। अब उसके बाद जो है इस चैप्टर की थ्योरीज करनी है, तो थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी थ्योरी के बेस पर आप आगे की पूरी ऑर्गेनिक समझ में आती है। पहले तो ये नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लेता है नोमेनक्लेचर में, टाइम भी दो, क्योंकि नोमेनक्लेचर इतना आसान नहीं होता, आप खुद ही देख रूल्स चुके हो ज्यादा है कि ना सर इसमें, मतलब एक सब में नहीं लगता, अलग अलग सब में लगता। हाँ, हर जगह रूल में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये आपका कंटिन्यूटी में और प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे याद हो जाती है, ठीक है? इसको ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के क्वेश्चन की तरह आंसर की तरह रटना है, ये प्रैक्टिस से ही आएगी धीरे धीरे। तभी तो मैंने बोला कि अभी तक जो मैंने नोट भेजा है आप उसको एक बार फिर से रिवाइज करो, क्योंकि जब तक एक बार दो बार चार बार नहीं पढ़ोगे तब तक ये रूल आपके दिमाग पे चढ़ेंगे नहीं। उसके बाद होता है कि जब ये दो बार तीन बार आप सीट रिवाइज कर लोगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रैक्टिस में फिर जहां मिस्टेक होगी उससे आपको पता लगेगा कि मैं यहाँ पर अभी भी गलत कर रहा हूँ, ठीक है? नोमेनक्लेचर तो थोड़ा भास्ट है ही, यही तो मेन होता है ऑर्गेनिक का, ठीक है बेटा? तो चलो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास आज, अब नेक्स्ट क्लास में हम एलिसाइक्लिक स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। मतलब ओपन चेन आपके सारा कंप्लीट हो गया।